हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर फिजिक्स टीचर अभिषेक एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, that is electric charge and fields. This is lecture 2 of this series and today we will study about basic properties of charges and Coulomb's law. So guys, let's get started. Basic properties of charges. Basic properties of charges. सो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस इसको हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है उसमें दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि उस सिस्टम का नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज क्या होगा, तो आपको सिंपली उन दोनों को चार्जेस को ऐड कर देना है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। इन जनरल एक जनरल एग्जांपल ले लूं, अगर एक सिस्टम है उसमें n चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो उसका नेट चार्ज जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी तरीके से आपको अप टू Qn तक ऐड करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ two charges, then net charge or total charge will be Q1 plus Q2। If a system consists of two charges, अगर और ज़्यादा बेहतर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी Q1 and Q2 मेंशन कर दीजिए, यानी चार्जेस के नाम क्या है? Q1 एंड Q2 हैं। इफ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, देन नेट चार्ज और टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2। इन जनरल इफ ए सिस्टम हैज n चार्जेस, इफ अ सिस्टम हैज n चार्जेस Q1, Q2, Q3 up to Qn, then net charge or total charge of the system will be Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस अप टू इसी तरीके से आपको Qn तक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नोट कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हेडिंग लगाइए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये क्या बोलती है? ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है किसी भी प्रोसेस के दौरान वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, उसको हम अगर सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ड्यूरिंग एनी प्रोसेस the net charge
of an isolated system remains constant that is conserved। यहां पे क्या लिखा है, किसी भी प्रोसेस के दौरान जो नेट चार्ज होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व संरक्षित रहेगा। ठीक है, अभी मैंने यहां पे लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम। आखिर आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? वैसे टर्म आपने अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, तो लॉकडाउन पिछले साल भी रहा, तब भी आपने टर्म सुनी होगी, आइसोलेट किया जा रहा है लोगों को जिनको कोरोना है, और आज भी किया जा रहा है आइसोलेट। तो आइसोलेट का मतलब तब भी आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं आया फिजिक्स की भाषा में आइसोलेट का मतलब क्या है वो समझते हैं। आपने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, वहां पे आइसोलेट सिस्टम पढ़े होंगे। आइसोलेटेड सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं यानी कि एनर्जी ना तो बाहर से अंदर आ सकती है और ना बाहर से अंदर आ सकती है और ना अंदर से बाहर जा सकती है, यानी कि एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो वो सिस्टम कौन से होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। ठीक है, ना तो बाहर से अंदर आएगी और ना ही अंदर से बाहर जाएगी। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स के अंदर हम ये लिख सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स we can say charge can neither be created nor be destroyed। यानी कि ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतना नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, नोट हो गया? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी थी, एक बॉडी भी नहीं, एक आइसोलेटेड सिस्टम था। ये क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। थोड़ी सी सिस्टम में 3 बॉडीज हैं, 4 बॉडीज हैं 3। ठीक है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। इसके पास 2 कूलम का चार्ज है, इसके पास -3 कूलम का, इसके पास 5 कूलम का। ठीक है, अब इनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई, उसके बाद इस बॉडी को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया दोबारा। तो एक बॉडी के पास ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है एंड ये सी बॉडी है। तो इसके पास मान लीजिए 3 कूलम का चार्ज था, इसके पास -1 कूलम का चार्ज था और इसके पास x कूलम का चार्ज था। ठीक है, x कूलम का चार्ज था। तो जो ये x की वैल्यू है वो आपको निकालनी है। इसको आपको क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी बताइए? ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है, अब सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई, फिर इसे वापस ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा मिला। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें करेंगे 2 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस 5 कूलम इज इक्वल टू +3 कूलम प्लस -1 कूलम प्लस x, यानी कि 5 + 2 7, 7 - 3 4 कूलम आएगा इधर, इज इक्वल टू यहाँ पे +2 कूलम आएगा, 3 - 1 प्लस x, यानी x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 2 कूलम आएगी, प्लस के 2 कूलम। तो आपने इस तरीके से जो सॉल्व किया है, आपने कैसे किया है? क्योंकि आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको ये चीज पता है कि चार्ज जो है ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डेस्ट्रॉय हो सकता है, तभी तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को कर दिया। आपने क्या लगाया है यहाँ पे? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? आपने इसमें प्रॉपर्टी यूज की है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी यूज की, तभी तो आपने क्वेश्चन किया है। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि चार्ज जो है ना तो किसी प्रोसेस में, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है किसी प्रोसेस में ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज जो है कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। फिर बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि काफी अच्छी प्रॉपर्टी है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलती है द चार्ज, जो किसी भी बॉडी का चार्ज है, जो किसी भी बॉडी का चार्ज है, आप उसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से, मैं जानता हूं आपको उतना समझ नहीं आया होगा, इसको एक बार ढंग से समझते हैं। द चार्ज ऑफ एन बॉडी, द चार्ज ऑफ ए बॉडी, द चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी expressed as an integral multiple of fundamental charge, as an integral multiple of fundamental charge, यानी कि क्या बोल रही है प्रॉपर्टी, जो किसी भी बॉडी का चार्ज है उसको हम इंटीग्रल मल्टीपल यानी इंटीजर वैल्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं एक फंडामेंटल चार्ज के रूप में। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना रहता है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब हमें पता है नेगेटिव तो रहता ही है ना, इलेक्ट्रॉन का पास चार्ज जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। तो यानी बोलने का मतलब क्या है, जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीजर वैल्यू में ही एग्जिस्ट करेगा। यहां पे ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। क्यों क्या है, चार्ज ऑफ ए बॉडी है, चार्ज ऑफ अ बॉडी है। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज है उसे हम इंटीजर वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ई क्या है फंडामेंटल चार्ज या फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का भी साइन लगा देते हैं, तो भी सही है, कोई गलत नहीं है, बट एक्चुअली प्लस माइनस का साइन लगाने का भी कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तब बोल दिया तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो जो चार्ज है किसी भी बॉडी का वो इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट किया जा सकता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मैंने पूछा आपसे कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि 4 क्या है, इंटीजर है। मैंने बोला -4 इलेक्ट्रॉन, यस बिल्कुल करेंगे। मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेंगे। मैंने बोला -3 इलेक्ट्रॉन, यस बिल्कुल करेंगे। मैंने आपसे बोला क्या आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, 1/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला 2/3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, नहीं एग्जिस्ट करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहीं किसी दुकान पे मिलते हैं, आप वहां जाके बोलते हैं कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो क्या आपको मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। केवल इंटीजर वैल्यू में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है भाई, जो चार्ज है किसी भी बॉडी का वो इंटीजर वैल्यू में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है भाई, या फिर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो केवल इंटीजर वैल्यू में ही आपको मिलेगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, तो यस करेगा। अप टू ऐसे ही आप बोलेंगे +n इलेक्ट्रॉन तक एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला -1 इलेक्ट्रॉन, यस ये भी एग्जिस्ट करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, यस ये भी करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन, यस ये भी करेगा, अप टू -n इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे। अभी आपको पूछा 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 5/7 इलेक्ट्रॉन, क्या ये एग्जिस्ट करेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डू नॉट एग्जिस्ट। इनकी कहानी कुछ क्रिकेट मैच की तरह है। मान लीजिए विराट कोहली खेल रहे हैं, तो वो कभी किसी बॉल पे रन बनाते हैं, तो मान लीजिए या तो वो 1 रन बनाएंगे या फिर 2 रन बना सकते हैं या फिर 6 रन बना सकते हैं। यानी बोलने का मतलब ये है कि जितने भी रन बनाएंगे वो इंटीजर वैल्यू में ही बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने आधा रन बनाया, 1.5 रन बनाया, ऐसा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी जो रन बनाएंगे वो क्या होंगे, वो इंटीजर वैल्यू में ही होंगे। तो सिमिलरली जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीजर वैल्यू में ही एग्जिस्ट करेगा। ये इसका फाइनल कंक्लूजन है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं चार्जिंग के ऊपर। आई होप आपने सभी नोट कर लिया होगा। हेडिंग लगाएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस के हिसाब से हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन। बाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बाई थर्मियोनिक इमिशन भी चार्जिंग के ही मेथड होते हैं, बट इन्हें हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये 3 ही पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगाएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो जो हम पहला मेथड पढ़ने वाले हैं वो है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। यहां पर कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन का मतलब है यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हम करते क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं एक। यहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली मान लीजिए 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है इसके पास क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो ये बॉडी है ये क्या है, न्यूट्रल है। तो 2 बॉडी ली हमने, एक के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रल है, दोनों को आपस में भिड़ा के रख दिया, यानी कांटेक्ट करा दिया दोनों का, ठीक है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा मात्रा में है, उसके बाद क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ इसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होके इधर जाएंगे, न्यूट्रल बॉडी के पास कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी फिर इन 2 बॉडीज को हम अलग कर देते हैं, तो एक के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के पास कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपको ये चीज बताई गई थी, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चार्जिंग बाई कंडक्शन होता है। इसमें क्या कराते हैं, बेसिकली हम डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं 2 बॉडीज के बीच का। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज है, अभी तो भाई चार्ज कितना भी ट्रांसफर हो सकता है। मान लीजिए इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर दोनों बॉडीज क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो क्या होगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है यहाँ पे कि जो साइज है उनका सेम हो जाए, जो शेप है वो भी सेम हो जाए, जिस मटेरियल से बने हैं वो भी सेम हो। तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा, देन चार्ज ट्रांसफर विल बी इक्वल। जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए एक बॉडी ली जिसके पास Q चार्ज था, दूसरी बॉडी थी, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया हमने, ये न्यूट्रल थी, तो फिर जो चार्ज ट्रांसफर होगा, ये न्यूट्रल थी, इसके पास Q चार्ज था, फिर जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, यानी कि Q/2 और इसके पास भी Q/2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। फिर चार्जिंग बाई इंडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में वैसे एक चीज और थी जो मैं आपको बताना भूल गया, कि जनरली कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है जनरली कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मान लीजिए एक बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। फिर हमने एक बॉडी ली जो कि क्या है, न्यूट्रल है। अब ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। जैसे ही हम इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, ये पोलराइज हो जाएगी बॉडी जो है, ये क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। पोलराइज का मतलब क्या होता है, यानी चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। भाई न्यूट्रल बॉडी के पास ऐसा नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन इक्वल अमाउंट में रहता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इधर आ जाएगा, नेगेटिव वाला इधर।
मान लीजिए हम फिर क्या करेंगे, इस न्यूट्रल बॉडी में एक और बॉडी टच करा देंगे इससे, तो इसके बाद क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है ये बॉडी जो ये भी अगेन न्यूट्रल है, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। देन फिर हम इसको ऐसे ही रखेंगे और न्यूट्रल वाली को अलग हटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाली बॉडी को अलग हटा देंगे और बाकी पूरा प्रोसीजर सेम रखेंगे। यानी कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी ऐसे ही रखी, इस बॉडी को भी ऐसे ही रखा, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं जगह की कमी से। इधर पॉजिटिव साइड बाइंड रहेगा और नेगेटिव वाला इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और इसको अलग कर दिया फिर, तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ। उसके बाद क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी हम हटा देंगे, दूर कर देंगे। तो एक के पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी थी वो तो वैसे ही रही है, लेकिन इसके पास से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। यानी कि हमने इस पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कराया, देखो इस बॉडी से सब कुछ खेल हुआ है ना, दूसरी बॉडी से टच कराई है, नेगेटिव वाला चार्ज चला गया है, इस तरीके से एक नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, ये तो था मेथड 1, इतना नोट कीजिए। फिर बात करते हैं मेथड 2 के ऊपर, मेथड 2 के ऊपर बात करते हैं। फिर नोट कीजिए। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो मेथड 2 में बेसिकली क्या करते हैं, मैं यहीं से रब कर देता हूं, इसको यहीं से समझ लेते हैं। इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए थे, तो बेसिकली हम फिर इसकी क्या करा देंगे, हम इसकी करा देंगे अर्थिंग। इसकी क्या करा देंगे, हम अर्थिंग करा देंगे। तो बेसिकली अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास ढेर सारे होते हैं और कुछ और भी मिल जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये डिसाइड कर जाएंगे अर्थ के अंदर, इस तरीके से ये अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो फिर क्या बचेगा बॉडी के पास, एक के पास जो नेगेटिव चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज रहेगी, और ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर इस तरीके से चार्ज वापस से फैल जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है ये बॉडी हम नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिवली चार्ज लें तो क्या होगा, अगर ये बॉडी हम पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो इधर पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल वो भी लेके आपको दिखा देता हूं मैं, इसको नोट कीजिए तब तक। ये क्या है, मेथड 2 है, मेथड 2 है। अब मेथड 2 में ही बात कर रहे हैं, ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो क्या होगा, इतना नोट कीजिए। मान लीजिए बॉडी क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो क्या होगा। अगेन हम एक बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल है, बॉडी क्या होगी, पोलराइज हो जाएगी, पोलराइज। यानी कि इस बार क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम इसकी क्या करा देंगे, अर्थिंग करा देंगे। देखिए अर्थिंग का फायदा क्या हो रहा है, मैं अर्थ को मैंने अभी बताया आपको, अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारी मात्रा में उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो यहां से क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इस वाले पार्ट को क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे, फिर हम इसकी अर्थिंग हटा देते हैं वापस से। तो फिर क्या होता है, ये बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज थी ही, ये तो ऐसी ही रहेगी एज इट इज, और ये बॉडी केवल फिर नेगेटिवली चार्ज बचेगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को डाउट है कोई तो पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है भाई, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी मेथड की, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है जनरली इंसुलेटर्स के लिए यूज होता है। जनरली यहां पे मान लीजिए क्या करते हैं, हम 2 बॉडीज लेते हैं, फिर उनको क्या करा देते हैं हम, ये क्या करा रहे हैं, हम उनको रब करा रहे हैं।
दो बॉडीज लेते हैं, उनको आपस में इस तरीके से रब करा देते हैं। रबिंग से एक्चुअली होता क्या है, थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। थर्मल एनर्जी से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यानी जो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड होते हैं और वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो होगा क्या, एक दूसरे से चार्ज आपस में एक दूसरे से इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद किसी में कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसी में कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बट चार्ज आ जाएगा, इतना कंफर्म है। हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, रबिंग थर्मल एनर्जी इज क्रिएटेड, thermal energy is created and electrons of outermost cell are loosely bounded, so they transferred easily from one body to another body, so they transferred easily। यानी कि रबिंग से थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रही है। थर्मल एनर्जी से क्या हो रहा है, फिर जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड होते हैं, वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जांपल भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। पहले तो इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। एक बॉडी के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके एक के पास कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बेसिकली एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, when we rub comb with our hairs, it gets charged and it attracts with our hairs, it starts attracting tiny pieces of paper, यानी कि टिनी पीसेज ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब हमने कॉम को हेयर से रब किया तो बेसिकली वो हो क्या गया, चार्ज हो गया। तो टिनी पीसेज ऑफ पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, when we rub balloon with our hairs, it get stuck on wall। यानी कि अगर आप एक बैलून लेते हैं, उसको आप अपने हेयर से रब कराते हैं, उसके बाद क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा और वो अगर आप उसे दीवार से चिपकाना चाहते हैं बिना किसी टेप वगैरह से तो वो चिपक जाता है। तो बेसिकली ये हुआ क्यों, ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग में किस मेथड से हुआ भाई, चार्जिंग बाई रबिंग, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या फिर चार्जिंग बाई रबिंग भी बोल सकते हैं इसको। इस मेथड से हमने किया। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, देन डिफरेंस ऑफ चार्ज एंड मास पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर दैट हम करेंगे कंपैरिजन चार्ज और मास का। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछना है कि जो कॉम्ब होता है, जब हम उसे अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं, ड्राई हेयर्स के साथ, तो वो टिनी पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। बट लेकिन मान लीजिए रेनी सीजन है या फिर हमारे जो हेयर्स है वो वेट हैं यानी गीले हैं, और फिर हम उसे मतलब रब करेंगे अपने हेयर्स के साथ में, तो क्या हुआ, तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है टिनी पीसेज ऑफ पेपर को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले आप सोचिए क्यों है ऐसा। क्योंकि जब हमारे हेयर्स वेट यानी गीले होते हैं, है ना, तो जो फ्रिक्शन है हमारे हेयर्स और कॉम्ब के बीच का वो रिड्यूस हो जाता है, और जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हो पाता है, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस है फिर अट्रैक्ट कहाँ से करेगा, जो उसके पास चार्ज ही नहीं है ना। तो ये रीजन है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कॉम्ब और हेयर्स के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, अ पॉलीथिन पीस, क्वेश्चन क्या है, अ पॉलीथिन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of charge of 3 × 10⁻⁷ कूलम। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यही है क्या? यस यही है। तो इसका पहला पार्ट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
estimate the number of electrons transferred from which to which. एंड सेकेंड पार्ट है इसमें, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। यहां पे गए आपको वैसे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा क्या होता है, फिर भी एक बार लिख देता हूं पेपर में भी क्योंकि आपको गिवन होगा। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है सोचिए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, साइन भी लगा देता हूं, नेगेटिव होता है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैंने लिख दिया है। वैसे पेपर में आपको ये गिवन होगा सब कुछ, अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राई कीजिए इसको एक बार, ट्राई कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं अब इसको। क्वेश्चन में बोल रहा है पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव एन नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, यानी एक पॉलीथीन पीस को रब किया गया किसके साथ में, वूल के साथ में, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आया इतना। तो हमें पूछा गया एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, किससे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, किससे किस में हुए, ये भी पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या कोई ट्रांसफर ऑफ मास होगा वुल से पॉलीथीन में, ये भी हमें पूछा गया है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वो आप कैसे निकालेंगे, पहला पार्ट करने जा रहे हैं इसका। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, Q इक्वल टू एन ही होता है, बेसिकली हमें एन निकालना है। तो एन क्या हो जाएगा Q बाई ई, और यहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑफ ए बॉडी, यानी बॉडी का चार्ज, ई क्या है फंडामेंटल चार्ज या फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें n की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, तो n क्या हो जाएगा हमारा, Q की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और ये कितना है भाई, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा एंड इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा लगभग 1.875 इंटू 10⁻12 के समथिंग आएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। n की वैल्यू क्या आएगी, 1.875 इंटू 10⁻12 के समथिंग आ रही है, एक बार चेक कर लेना। वैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, है ना। सेकंड पार्ट में पूछा है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब मास ट्रांसफर हो रहा है वुल से पॉलीथीन में, अभी हमें पूछा है हो रहा है या नहीं हो रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ऑब्वियस है मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो मास होता है ऑब्वियस है, चाहे वो कितना भी कम होता है, बट मास तो होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो मास ट्रांसफर होगा, कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, भाई इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो निकल के आ जाएगा। तो मास ट्रांसफर, mt से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मास ट्रांसफर, T फॉर ट्रांसफर, तो जो मास ट्रांसफर है वो क्या होगा, 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका मास ट्रांसफर आ जाएगा आपको। तो मास कहां से कहां ट्रांसफर होगा, वुल से पॉलीथीन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए एंड इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। बाकी आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आप एक नोट डाल के अब लिखेंगे, वेन एवर देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो हैपन्स। क्या लिखेंगे नोट डाल के, whenever
whenever there is transfer of mass, transfer of charge लिखिए, whenever there is transfer of charge, transfer of mass also happens, यानी कि जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो ट्रांसफर ऑफ मास जरूर होगा। ठीक है भाई, ट्रांसफर की स्पेलिंग गलत हो गई है। Whenever there is transfer of charge, transfer of mass also happens। क्यों होगा? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी समझा है, क्योंकि भाई जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी चार्ज ट्रांसफर यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, सॉरी कुछ ना कुछ तो मास होगा, चाहे मास वो कितना भी कम हो, उससे मतलब नहीं है, बट मास का ट्रांसफर तो होगा, ये तो श्योर है। तो इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास के ऊपर। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। यहां पे चार्ज डालेंगे है और इधर मास। ठीक है, चार्ज और मास का कंपैरिजन देखते हैं। तो बेसिकली जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव को मैं इस तरीके से लिखूंगा फिजिक्स की भाषा में, और जीरो ही शॉर्ट रहता है लिखने में, टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, बट जो मास है वो हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस पे सवाल मत करना भाई क्यों पॉजिटिव रहता है, यार मैंने आपसे का वेट पूछा कि आपका मास क्या है, तो हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगा। मैंने आपसे पूछा आपका मास क्या है, आप बोलोगे 2 kg, 3 kg, 5 kg, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे -5 kg। किसी भी चीज़ का मास पूछता हूँ, अगर मैं मान लीजिए इसका पूछता हूँ मार्कर का, कुछ ना कुछ मास होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ना, तो नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता है, ऑब्वियस है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। कैसे? अब इसमें क्या होता है, अगर चार्ज को आप एक ट्रक में रख के ले जाएं, एक बस में रख के ले जाएं, कार में, किसी में भी रख के ले जाएं, इसकी स्पीड कितनी भी बढ़ा दें तो चार्ज पे कोई भी, चार्ज की जो वैल्यू है उस पर कोई भी, मैग्नीट्यूड है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास पे पड़ता है। यहाँ पे लिख सकते हैं मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, डिपेंड्स अपॉन स्पीड। इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। अपॉन स्पीड काफ़ी थोड़ी सी हाई लेवल की बात हो जाती है, बट फिर भी डिटेल में हम जाना चाहेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, I = m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। तो यहाँ पे बेसिकली m क्या होता है, मास ऑफ बॉडी होता है, मास ऑफ बॉडी। ये फॉर्मूला तो आखिर आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, बट इसके बारे में एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया गया कुछ भी, क्योंकि थोड़ा सा हाई अपर लेवल का टॉपिक है। m क्या है, रेस्ट मास, m0 जो है ये क्या है, रेस्ट मास। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी होती है, सोचिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c²। मान लीजिए जो v है, किसी आदमी की अगर बात करते हैं, कोई मैन है जो ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जो v है ज़्यादा नहीं हो सकती भाई, हो सकती है ज़्यादा, नहीं हो सकती, बट मान लीजिए फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है, c के कंपेरिजन में तो छोटी ही होगी ना, c के कंपेरिजन में कुछ ना कुछ छोटी ही होगी, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है, तो 10 × 10 होगा, अपॉन में क्या आएगा फिर, ये 1 माइनस अंडर रूट, नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं खाली, 1 - 10 × 10 अपॉन ये आ जाएगा 3 × 10⁸। तो बेसिकली अगर बोला जाता है कि जो मास ऑफ बॉडी है वो रेस्ट मास के नियरली इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है, m = m0। आखिर क्यों होता है, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है अंडर रूट ऑफ 1 - c², 1 - v² / c², ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाए, तभी तो m और m0 इक्वल आएंगे। पर मान लीजिए जो अगर वेलोसिटी है बॉडी की हम इंक्रीज कर दें, तो ये वाला पोर्शन कुछ
आएगा, कुछ वैल्यू आएगी इसकी और 1 में से सब्सट्रैक्ट होगी। अगर 1 में से सब्सट्रैक्ट होगी तो नीचे वाली वैल्यू 1 से कम छोटी पहुंच जाएगी, तो छोटी पहुंचेगी तो जो m नॉट है वो क्या होगा, उसकी भी वैल्यू बदलेगी। फिर बदलेगी नहीं बदलेगी, यानी ऐसा बोल सकते हैं हम। फिर क्या होगा, अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज कर दें तो मास ऑफ बॉडी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मास ऑफ बॉडी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी देन मास ऑफ ए बॉडी विल आल्सो इंक्रीज। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना यार, कोई आदमी एक नॉर्मल स्पीड से ही चल सकता है, दौड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा। पर लाइट की स्पीड तो इतनी ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसके सामने तो कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मास ऑफ ए बॉडी और रेस्ट मास नियरली इक्वल रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होंगे, चेंज होंगे। मास ऑफ ए बॉडी विल आल्सो इंक्रीज व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विल इंक्रीज, यानी वेलोसिटी बढ़ाने पे मास क्या बढ़ेगा, बॉडी का बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, बट आप अपनी क्लास के हिसाब से केवल इतना नोट कर सकते हैं, अगर इसको भी नोट करना चाहें लिख लीजिए। बाकी इतना ही आपके लिए जरूरी है, मास डिपेंड अपॉन स्पीड। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इवन हायर क्लासेस में बीएससी वगैरह में भी ठीक से नहीं आता है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज अभी हमने पढ़ लिया है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज बोले तो जो चार्ज एग्जिस्ट करता है Q बराबर NE प्लस माइनस NE लिख लीजिए। इस यानी चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो इंटीजर वैल्यू में ही एग्जिस्ट करेगा, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे लिखें क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ मास पे हम कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, इस पे हम चर्चा ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, जो चार्ज होगा दो बॉडीज के बीच में वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, एज चार्जेज आर लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेस। तो यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, टू चार्ज बॉडीज लिखिए, बिटवीन टू चार्ज बॉडीज may be attractive or repulsive, may be attractive or repulsive, अच्छा आप बोलेंगे भाई कैसे यार, ये डिपेंड करेगा, अगर चार्ज लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। ये सब पहली बेसिक प्रॉपर्टीज में पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses is always attractive, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली चीज तो क्या है, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, चार्जेस पे, एज चार्जेस आर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, इट विल डिपेंड ऑन दोज। ओके, एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, charge is always associated with mass, always associated with mass, यानी कि जब भी चार्ज की बात होगी तो चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास होगा, मास के साथ हमेशा एसोसिएट होगा। अब यहां पे लेकिन लिखेंगे हम मास मे और मे नॉट बी, may or may not be associated with charge, यानी कि जो मास जो है वो चार्ज के साथ एसोसिएट भी हो भी सकता है और ना भी, यानी कोई भी मास है उसके पास हो सकता है चार्ज हो और हो सकता है मे भी ना हो, लेकिन अगर कोई चार्ज है तो उसके पास मास हमेशा होगा, ये श्योर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये तो हमने इस पर डिटेल में चर्चा कर ली है, क्वेश्चन भी कर लिया है इसके ऊपर।
तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज का सेकंड लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे। पढ़ाई करते रहें।